हेलो स्टूडेंट्स, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और आदाब। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। तो बच्चों, कल मैंने आपको बैंक का अर्थ बताया था और बैंक में कितने प्रकार के खाते खोले जाते हैं ये सब बताया था। और आज मैं उन्हीं खातों को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो जो सबसे पहला हमारा खाता है वो है हमारा बचत खाता, जिसे हम बोलते हैं सेविंग बैंक अकाउंट। जो आप नॉर्मली खाता अपने खोलते हैं ना, ये हमारा बचत खाता है। देखो इसमें क्या होता है, इसकी थ्योरी पढ़ो और यदि आपके एग्जाम में एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो आप इतना लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें है एक ऐसा खाता, एक ऐसा बैंक खाता जिसमें आप अपना अतिरिक्त पैसा सुरक्षित रखते हैं और उस पैसे पर बैंक आपको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी देता है। इस खाते में सर्वसाधारण व्यक्ति अपनी छोटी छोटी राशियां जमा के रूप में बैंक में जमा करता है, जिससे जनता में बचत की भावना जागृत होती है। इस बैंक खाते को 1,000 रुपये, मोस्टली 1,000, पहले वैसे 500 से खुलता था और वैसे अलग अलग बैंक की अलग अलग राशि होती है बैंक खाता खोलने की। ठीक है, खोला जाता है। आमतौर पर ब्याज दर 2% से 7% प्रति वर्ष होती है। यानी कि बैंक जो आपको इंटरेस्ट देता है तो जो उसकी दर होती है, जो उसके रेट्स होते हैं वो अलग अलग बैंक के अलग अलग होते हैं। बट हाँ, 2.5% से स्टार्ट होते हैं और 7% तक आपको इंटरेस्ट देते हैं। फिर बैंक बचत खाते में से धन केवल सप्ताह में 1 या 2 बार ही निकाल सकते हैं। यानी कि जो आपका विड्रॉ होता है आप उसमें से 1 या 2 बार ही निकाल सकते हैं। हफ्ते की बात हो रही है यहाँ पर। तथा जमा करने के लिए कोई नियम नहीं है। इनफैक्ट आप उसमें पैसा अपना कभी भी जमा करा सकते हैं, इसका कोई रूल नहीं है। जमा करने के लिए रुपया निकालने के लिए फॉर्म फिल करते हैं जिसको हम विड्रॉ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, जनता में बचत की भावना जागृत हो। बचत किसके लिए करते हैं हम? अपने फ्यूचर के लिए, ताकि हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सके। तो इसके लिए जो खाता खोला जाता है उसे हम सेविंग अकाउंट कहते हैं। और जो नॉर्मली खाता खोले जाते हैं वो होते हैं, जैसे आप नॉर्मली अपना खाता खुलवा लेते हैं ना, तो ये हमारा बचत खाता ही होता है। नेक्स्ट बच्चों अब है हमारा घरेलू बचत गोलक खाता, यानी कि होम सेव अकाउंट। ये ज्यादातर क्या होते हैं, ये बच्चों के लिए होती है। जो हमारे अल्प वर्ग आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उसके लिए होती है। पढ़ लीजिए इसके बारे में। घरेलू बचत खाता अल्प आय वर्ग की छोटी छोटी बचतों को एकत्रित करने के लिए खोला जाता है। खाता खोलने वाले व्यक्ति को बैंक से एक गुल्लक मिलती है, जैसा कि मैंने आपको कल बताया भी था। इसमें क्या होता है, बैंक आपको एक पिगलू टाइप की, इनफैक्ट इसका पहले एडवर्टाइजमेंट भी आता था, अब तो नहीं आता है। एक पिगलू टाइप की एक आपको गुल्लक देते हैं लॉक करके। फिर उसमें एक छोटा सा छिद्र होता है गुल्लक में, और आप उसको गुल्लक को घर लाते हैं और जो ताला लगा होता है, जिसमें जो ताला होता है, मतलब कि जो उसका लॉक होता है, उसकी चाबी बैंक के पास ही होती है। ठीक है, और आप उस गुल्लक में पैसे जमा करते हैं, अपनी सेविंग के बचे हुए डेली पैसे डालते हैं कितने भी। फिर एक निश्चित समय पर 15 दिन बाद, 1 महीने बाद या 3 महीने बाद आप बैंक में जाते हैं। बैंक आपके सामने ही इस पैसे को आपके मतलब जितने भी आपने कलेक्ट किए हैं उस पैसे को आपके सामने काउंट करते हैं, और जितने भी पैसे आपके एकत्रित होते हैं, जैसे 2,000 3,000, आपके जो कि तो पैसे आपके बैंक में डाल दिए जाते हैं, ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। तो ये हमारा गोलक खाता होता है। और ये मोस्टली किसके लिए होता है? बच्चों के लिए, ताकि बच्चों में भी पैसों को जोड़ने की जो है आदत बने, जागृत होंगे पैसा जोड़ने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए सिक्योर रहे। तो इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, खाता खोलने वाले व्यक्ति को बैंक से एक गुल्लक मिलती है जिसमें ताला लगा होता है, तथा जिसकी चाबी बैंक के पास होती है, तथा गोलक में पैसा डालने के लिए एक छोटा सा छिद्र होता है। प्रतिदिन बच्चे या बड़े उस गोलक में अपनी बचतों को एकत्रित करते हैं। ठीक है, जो भी उसने सेविंग की है उसको एकत्रित करते हैं, तथा एक निश्चित समय के बाद वह गोलक वापस बैंक में बैंक में लाते हैं, तथा बैंक उस गोलक को ग्राहक के सामने खोलकर उसमें एकत्रित राशि को, उसमें जितनी भी राशि इकट्ठी हुई है बैंक में जमा कर देते हैं, तथा पुनः ताला लगाकर ग्राहक को वापस कर देते हैं, तथा वार्षिक दर से ब्याज देता है।
ये लाइन थोड़ी सही नहीं लिखी है इसमें, है ना। इसमें लिखो तथा बैंक, यहाँ पे लिखो तथा बैंक, तथा बैंक उस राशि पर वार्षिक दर से ब्याज देता है। ठीक है, यानी कि ब्याज जो बैंक होता है वो ब्याज जरूर देता है आपकी राशि पर, चाहे वो आपका घरेलू बचत खाता हो या फिर आपका सिंपली बचत खाता हो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, इसका तो नाम से भी पता चल रहा है और एग्जाम में पूछ ले जाता है घरेलू बचत या गोलक खाता। घरेलू यानी कि घर के लिए आपको उसमें एक पिगलू टाइप की एक क्या दी जाती है, सॉरी, एक गुल्लक दी जाती है। ठीक है, और उसमें एक लॉक लगा कर दिया जाता है और जितने भी पैसे कलेक्ट होते हैं बैंक पे वापस देकर आते हैं। और ये किसके लिए होता है, मोस्टली वैसे बच्चों के लिए होता है, अल्प आय वर्ग के लिए होता है। नेक्स्ट, सावधि या मियादी खाता, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं एफडी। इसकी फुल फॉर्म है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। देखो, इसे निश्चितकालीन निक्षेप भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, निश्चितकालीन निक्षेप भी कहा जाता है। इस खाते में एक निश्चित अवधि के लिए रुपया जमा किया जाता है। जो देखो, इस खाते में जो रुपया जमा किया जाता है वो निश्चितकालीन के लिए किया जाता है। ठीक है, निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। रुपया जमा कराते समय बैंक ग्राहक को एक रसीद देता है जिसे जमा की रसीद कहते हैं। ठीक है, इसमें जमा की गई धनराशि, देखो भाई, जब आप पैसे जमा करेंगे, ठीक है, एज ए एफडी अकाउंट, तो आपको ना बैंक एक रसीद देता है। उस रसीद में क्या क्या रहता है, आपकी जमा की गई धनराशि यानी कि अमाउंट्स, जैसे है, और 5,000 आपने जमा किए, और जो डेट रहती है यानी कि किस डेट को आपने जमा किया है पैसा, और कितने साल के लिए अवधि कितने साल के लिए आपको एफडी आपको करानी है, इन सब बातों का इसमें उल्लेख रहता है। ठीक है, टाइमिंग रहती है इसमें। नेक्स्ट है ये जो रसीद होती है ये ये हस्तांतरणीय होती है, यानी कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अवधि समाप्ति पर यह रसीद बैंक को रुपया निकालते समय वापस करनी होती है। यानी कि जब आपकी अवधि समाप्त हो जाती है, जैसे 5 साल की एफडी आपकी और वो समाप्त हो गई, तो जब आप पैसे लेने जाएंगे तो वो आपको ये रसीद दिखानी होगी। और ये रसीद मतलब कि जिसके पास ये रसीद होगी, जिसने एफडी कराई होगी, केवल उसी को ही पैसा मिलेगा। इसलिए कहा गया है यह रसीद है, ये इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते आप। जिसके नाम पर एफडी कराई जाती है उसी को यह पैसे मिलते हैं। एक चीज और है इसमें कंडीशन, जमा धनराशि निश्चित समय से पूर्व निकालने पर बैंक को सूचना देनी होती है तथा बैंक कटौती करता है। यानी कि यदि आपने 5 साल की एफडी कराई है बट आपने समय से पहले अपनी एफडी को तुड़वा लिया है, तो क्या करेगा बैंक, इसके लिए आपसे कटौती करेगा एक्स्ट्रा। और एक चीज और है इसमें, जो ये होता है मतलब कि एफडी पर और खातों की अपेक्षा सबसे अधिक ब्याज दिया जाता है। ठीक है, तो ये इतनी इसकी थ्योरी है, ये बहुत है यदि आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए। नेक्स्ट है हमारा चालू खाता यानी कि करंट अकाउंट। चालू खातों का सबसे ज्यादा प्रयोग कौन करते हैं, व्यापारी करते हैं। इस खाते में दिन में कितनी भी बार रुपया जमा कराया जा सकता है व निकाला जा सकता है। इस खाते में न्यूनतम राशि शेष अवश्य रहनी चाहिए। देखो, सबसे पहले समझो इस खाते का यूज कौन करता है। इस खाते का मोस्टली जो यूज करते हैं वो करते हैं व्यापारी। अच्छा, व्यापारियों को जो लेन देन है, दिन में ना जाने कितने लेन देन होते हैं, तो जो मोस्टली जो लेन देन है व्यापारी किसके थ्रू करता है, बैंक के थ्रू करता है। ठीक है, तो इसीलिए इसे व्यापारी का खाता भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसका यूज ही व्यापारी करते हैं। फिर और यूज क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, आप कितनी बार रुपया जमा करा सकते हैं, कितनी भी बार रुपया निकाल सकते हैं। फिर है हमारा, इस खाते में न्यूनतम राशि यानी कि कम से कम राशि अवश्य रहनी चाहिए। यानी कि यदि
वो अलग अलग बैंक की अलग अलग थ्योरी होती है, अलग अलग रूल्स होते हैं कि आपके जो करंट अकाउंट है उसमें कितनी धनराशि रहनी चाहिए। यदि यदि एज ए बैंक रूल 5,000 है न्यूनतम राशि, और यदि 5,000 से कम पैसे आपके बैंक में जमा है तो उस पर बैंक एक चार्ज लगाता है, जिसे प्रभार भी बोलते हैं। ठीक है, फिर है, और सबसे बड़ी बात, बैंक इस पर कोई ब्याज नहीं देता है आपको। ठीक है, तो याद रखना इसकी विशेषताएं। इसका यूज कौन करता है? इसका यूज करता है व्यापारी, और दिन में कितनी भी बार इसमें से हम रुपया निकाल सकते हैं और जमा भी करा सकते हैं, इसीलिए इसका यूज मोस्टली व्यापारी ही करते हैं। और न्यूनतम राशि से कम यदि आपके बैंक में राशि है तो उस पर बैंक प्रभार के रूप में धनराशि काटता है, तथा भुगतान भी इसमें चेक के थ्रू होता है। यानी कि जो ये वाला हमारा अकाउंट है इसमें साख पत्रों का यूज बहुत ज्यादा होता है, साख पत्रों का यूज होता है, क्योंकि इसमें जो ज्यादातर भुगतान है ना वो बड़ी लेवल के पेमेंट्स होते हैं, और बड़ी लेवल के जो पेमेंट्स होते हैं वो हम चेक के थ्रू ही करते हैं। तो ये भी आप इसमें नोट कर लेना। एक सबसे बड़ी बात, बैंक इस पर कोई ब्याज नहीं देता। ठीक है, और सबसे अधिक ब्याज किस पर मिलता है? वो मिलता है हमारे एफडी अकाउंट पर, तो इतना याद रखना। नेक्स्ट है हमारा संचयी बचत खाता। ठीक है, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। इस प्रकार का खाता खोलने वाले व्यक्ति को एक निश्चित रकम प्रति माह एक निश्चित अवधि, साधारणतः 1 वर्ष में से लेकर 5 वर्ष तक की होती है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे 5 साल के लिए हम क्या करेंगे, हर महीने अपनी राशि जमा करेंगे। ठीक है, जैसे फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, मियादी जमा खाते में क्या होता है, उसमें एक ही बार धनराशि देनी होती है, बट इसमें ना हर मंथ देनी होती है। कोई भी निश्चित काल, जैसे 6 महीने से या 3 महीने में या प्रति माह के रूप में, या एक निश्चित अवधि कोई भी डिसाइड कर लेते हैं, वो ग्राहकों की इच्छा के अनुसार होता है। 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक की होती है ये। अवधि समाप्त होने पर कुल जमा राशि ब्याज सहित खाता खोलने वाले व्यक्ति की वापस प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब समय पूरा हो जाता है तो जिसने खाता खोला है ये वाला, उसको ये राशि वापस कर दी जाती है विद इंटरेस्ट। ठीक है, ये हमारे तो ये कंप्लीट हमारे हो चुके हैं कि कौन कौन से खाते बैंक में खोले जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से, आपका बचत खाता है, गोलक खाता है, फिर एक मियादी खाता है, और हमारा चालू खाता है, और संचयी बचत खाता है। चालू खाता और बचत खाता और गोलक खाता सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो बस ये इतने ही खाते हैं। और एक चीज और याद रखना, जमाकर्ता की बैंक से प्राप्त होने वाली कुछ पुस्तकें। जब आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो बैंक आपके लिए ना बहुत सारे ऑप्शंस रखते हैं, जैसे जमा पर्ची पुस्तक भी देते हैं जिससे आप अपने पैसे जमा कराते हैं। ठीक है, फिर एक पासबुक होती है, जब आप खाता खुलवाते हैं तो एक पासबुक प्रोवाइड कराते हैं बैंक वाले। उसमें क्या होता है, आपकी जमा की गई धनराशि, निकाली गई धनराशि का पूरा ब्यौरा होता है उस बुक में। नेक्स्ट वो चेक बुक भी देते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट क्वेश्चन में बहुविकल्प में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों हमारा टॉपिक चेक। चेक क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में जरूर आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चेक से राशि क्या होता है? चेक, तो चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र होता है। ठीक है, यानी कि आज्ञा पत्र है, इसमें आज्ञा दी गई है किसी को, जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, पॉइंट याद रखना, जिसमें लिखने वाले के हस्ताक्षर होते हैं, जो एक निश्चित बैंक पर लिखा जाता है। ठीक है, जहां पर लेखक का खाता होता है। यानी कि ये उस बैंक के लिए लिखा जाता है जहां पर लेखक का खाता होता है, जिसमें ग्राहक बैंक को यह आदेश देता है, इसमें ग्राहक यानी कि लेखक बैंक को ये आदेश देता है कि वह निश्चित धनराशि स्वयं को, या तो वो खुद को या वाहक को, वाहक किसे बोलते हैं? वाहक होता है जैसे एक तरह से ना उसके द्वारा भेजा गया व्यक्ति, जैसे आप कोई किसी काम के लिए किसी के पास भेज रहे हैं तो वो आपका वाहक हो गया एक तरह। ठीक है, तो वाहक को या चेक में उल्लेखित व्यक्ति, या फिर चेक में उल्लेखित यानी कि जिसके नाम पर चेक है, जिसके लिए चेक लिखा गया है, उस पर उस व्यक्ति को प्रदान करें। ओवरऑल में ये बता दूं कि चेक एक ऐसा पत्र है जिसमें बैंक का ग्राहक, ठीक है, बैंक का ग्राहक बैंक को आदेश देता है कि अमुक राशि
अमुक व्यक्ति को या फिर मुझे स्वयं को बैंक प्रदान करे, ठीक है। और ये एक शर्त रहित होता है। नेक्स्ट है हमारा, मैं बता रही हूँ चेक की परिभाषा। यदि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए चेक क्या है, तो पहले आप चेक का मीनिंग बताएंगे, आफ्टर दैट आप इसकी परिभाषा बताएंगे। और इसकी परिभाषा कैसे है, देखो भाई, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 6, याद रखना चेक की जो डेफिनेशन है वो हमारी कौन सी धारा है, 6। और कौन से, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम, यानी कि जितनी भी हमारी साख पत्र की जो धाराएं हैं उसकी धारा 6 में चेक का उल्लेख है। और क्या कहता है ये धारा, ये कहती है कि चेक बैंक में रुपया जमा करने वाले व्यक्ति का अपने बैंक के नाम पर एक लिखित आदेश होता है, जिसमें वह अपने बैंक को आदेश देता है कि चेक में लिखी हुई धनराशि को उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेश पर किसी अन्य व्यक्ति को या वाहक मांगने पर प्रदान करे, ठीक है। ये इसकी सेम डेफिनेशन है, याद रखना, विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की जो धारा 6 है, ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लो, धारा 6 में है ये। नेक्स्ट, अब एक चीज और है, चेक के नमूना भी आ जाते हैं कई बार ना, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चेक का नमूना दीजिए। तो ये है हमारा, ये इस तरह का आप एक रेक्टेंगल बनाएंगे, यहाँ पर पे, यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, फिर है आपका या धारक को या, ठीक है, यानी कि आप जिसके लिए जितनी अमाउंट आप लिख रहे हैं उसको और किसे पे करना है उसके लिए ये आप लिख देंगे। देखो मैंने ये लिख दिया है, ठीक है, इस तरह का आप इसकी क्लिक रेडी रखना। और इसको जब मैंने एग्जाम दिए थे ना 10th में, तो चेक का नमूना आया था बनाने के लिए, फॉर्मेट आया था, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। और चेक की पूरी थ्योरी बहुत जरूरी है, याद रख, ठीक है, चेक के बारे में। नेक्स्ट है हमारा, जैसे चेक के कितने पक्षकार होते हैं ये सब मैं कराऊंगी अब। देखो याद रखना, चेक क्या है, चेक एक शर्त रहित लिखित आज्ञा पत्र है जिसमें ग्राहक अपने बैंक को आदेश देता है कि वो अपनी अमुक धनराशि अमुक व्यक्ति या स्वयं को जमा करे दे, ठीक है, ये इसका नमूना। नेक्स्ट है बच्चों चेक के लक्षण, ये इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आता है। चेक एक लिखित आज्ञा पत्र होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें लेखक के हस्ताक्षर होते हैं और बैंक को ये आदेश देता है। तो ये क्या होता है, ये एक लिखित दस्तावेज है, लिखित आज्ञा पत्र है, ठीक है। अच्छा, चेक को ना धनादेश भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, धनादेश, ठीक है, चेक को धनादेश भी बोलते हैं। यदि पूछा जाए ना कि धनादेश की डेफिनेशन बताइए, धनादेश की परिभाषा बताइए, तो धनादेश को ही चेक, यानी कि चेक को हम हिंदी में धनादेश बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, यह आज्ञा शर्त रहित होती है, जो ये आज्ञा दी जाती है बैंक में शर्त रहित होती है। इसका मीनिंग होता है कि इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, इसमें कोई शर्त नहीं है कि आप ग्राहक से या जिसके द्वारा जो व्यक्ति भेजा गया है या उससे ये वस्तु ले और तब उसे पैसा दे, ये शर्त रहित होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आदेश दिया जाता है कि नॉर्मली मेरा वाहक वहां पर आएगा और आप उसको पैसे दे देना, ठीक है। नेक्स्ट है, आज्ञा किसी बैंक विशेष पर ही लिखी जाती है। भाई जो आज्ञा है वो किसी व्यक्ति पर नहीं लिख सकते आप, वो सिर्फ और सिर्फ बैंक पर लिखी जाती है। नेक्स्ट है आपका, चेक पर लेखक के हस्ताक्षर होते हैं, चेक पर लेखक के हस्ताक्षर भी होते हैं। और ये हस्ताक्षर जो चेक की पुस्तकें होती हैं वहां से मैच किया जाता है, कभी किसी और ने चेक को, मतलब जो चेक के सिग्नेचर है कभी किसी और ने कर दिया है, कोई धांधलेबाजी तो नहीं है, तो इसलिए जो चेक पर सिग्नेचर होते हैं उसको कहाँ से मैच किया जाता है, बैंक की जो पुस्तकें होती हैं उनके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं। फिर है हमारे नेक्स्ट हेडिंग, चेक भुगतान की राशि को अंकों तथा शब्दों दोनों में लिखा जाता है। भाई जो चेक की राशि, जो भुगतान की राशि होती है उसे अंकों में भी लिखा जाता है और शब्दों में भी लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका भुगतान स्वयं मांग पर ही किया जाता है, यानी कि इसका भुगतान तब किया जाता है जब ग्राहक चाहता है, ये नहीं कि आप बिना उसकी इजाजत के, बिना उसके रिक्वायरमेंट के आप ऐसे ही कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, भुगतान चेक में उल्लिखित व्यक्ति या वाहक को ही किया जाता है। देखो जो भुगतान है ना, भुगतान केवल उसी को किया जाएगा जिसका नाम होगा चेक के अंदर, या फिर बैंक के थ्रू, मतलब कि जिसके पास अमुक व्यक्ति को ही चेक किया जाएगा जिसको ग्राहक ने बोला होगा, ठीक है। तो भुगतान चेक में लिखित व्यक्ति वाहक को ही किया जाता है। चेक पर तिथि अवश्य लिखी जाती है, भाई चेक पर डेट जरूर लिखी जाती है, ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा चेक के पक्षकार, मोस्ट इंपोर्टेंट है, पूछा जाता है चेक के कितने पक्ष होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, चेक के हमारे 3 पक्ष होते हैं। कितने? 3 पक्ष होते हैं, और कभी कभी 2 पक्ष भी होते हैं, वैसे 3 पक्ष ही होते हैं। ठीक है। लेखक की आर्ता यानी कि ड्रॉवर, यानी कि जो चेक लिखता है, जो बैंक का ग्राहक होता है, जो व्यक्ति बैंक को आदेश देता है, जिसके थ्रू पैसा दिया जाता है, वो क्या होता है? वो लेखक या आर्ता होता है। ठीक है, जो चेक लिखता है तथा बैंक को भुगतान करने का आदेश देता है। नेक्स्ट है इसमें देनदार या आर्ती यानी कि ड्रॉवी, वह बैंक होता है। देखना, याद रखना, जो देनदार होता है, सॉरी मैं यहाँ गलत बोल रही थी, यहाँ देनदार नहीं आएगा, यहाँ पर देनदार नहीं है। लेखक आर्ता यानी कि जो चेक को लिखता है, ठीक है, जो भुगतान करने का आदेश देता है। नेक्स्ट है हमारा देनदार या आर्ती यानी कि ड्रावी, वह बैंक होता है। याद रखना, बैंक होता है, नोट व्यक्ति, कोई पर्सन नहीं होता है ये। वह बैंक होता है जिसे चेक का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, जैसे स्टेट बैंक हो गया आपका, है ना, ये सब बैंक होते हैं जो। नेक्स्ट है हमारा लेनदार या अदाता। देखो कभी कभी ये लेनदार भी हो जाता है, ठीक है, कभी कभी ये लेनदार भी हो जाता है, ये हटा दो इसमें से, क्योंकि देखो कैसे, लेनदार या अदाता पेई, जो व्यक्ति भुगतान प्राप्त करता है, जो व्यक्ति भुगतान प्राप्त करता है, कभी कभी लेखक ही स्वयं भुगतान प्राप्त करना चाहता है, इसीलिए भुगतान पाने वाला भी कहलाता है। ठीक है, ये लाइन यहाँ से देखो कभी कभी क्या होता है, ये किसी व्यक्ति पर चेक नहीं लिखता है, ये कहता है ये पकड़ो चेक, क्योंकि कुछ बैंक में क्या होता है ना, बाउंडेड होती है कि आप इतनी राशि कैश में निकलवा सकते हैं, बट जैसे ज्यादा बड़ी अमाउंट जो होती है ना हमारी, जैसे 15,000 हुई मोस्टली ना, वैसे 15,000 की जो राशि होती है वो हम चेक के थ्रू ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए जो ये होता है ना लेखक, कभी कभी लेखक ही लेनदार होता है बैंक की तरफ से, क्योंकि वो व्यक्ति वो किसी को भेजता ही नहीं, उसके द्वारा कोई व्यक्ति वाहक नहीं होता है, वो तो स्वयं ही अपना चेक भुनाने आया है। ठीक है, चेक को अपने चेक के थ्रू पैसा विड्रॉ कराने आया है। तो ये दोनों व्यक्ति ना कभी कभी एक ही हो जाता है, अदाता भी सेम होता है और आहर्ता भी सेम होता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि कभी कभी 2 पक्ष भी हो जाते हैं चेक में। ठीक है, तो ये 3 पक्ष याद रखना, मैंने आपको बता दिया चेक के जो लक्षण है, और चेक के पक्षकार कौन कौन है। 3 पक्ष होते हैं, लेखक या आर्ता, ठीक है, देनदार या आर्ती, या फिर लेनदार या अदाता। चलिए नेक्स्ट है बच्चों, चेक लिखते समय ध्यान देने वाली बातें, यानी कि जब हम चेक लिखते हैं तो चेक में क्या क्या बातें, चेक लिखते समय हम क्या क्या बातें ध्यान रखें, जो हमारा चेक अनादृत ना हो, यानी कि कैंसिल ना हो। सबसे पहले है तिथि, आप जिस डेट में लिख रहे हैं, जिस टाइम आप धनराशि प्राप्त करना चाहते हैं, भुगतान प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो एग्जिट डेट सही लिखी होनी चाहिए। ठीक है, उसमें आपकी दिन, आपका मंथ, आपका जो साल है वो बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, तभी आपका चेक है फाइनल होगा। नेक्स्ट है आपका पाने वाले का नाम, यानी कि पेज नेम, जिसको भुगतान देना है, बैंक जिसको भुगतान करेगा उस व्यक्ति का नाम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हस्ताक्षर, यानी कि लेखक के हस्ताक्षर बिल्कुल सही होने चाहिए, जो बैंक में जो पुस्तकें हैं उनसे मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा परिवर्तन कटिंग, उसमें कोई भी कटिंग्स या परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि हो भी रहा है, जैसे आपने मान लो कोई परिवर्तन किया भी है, तो जो परिवर्तित वाला जो चेक है, दूसरा जो चेक आप लगाएंगे, डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे, उस पर भी लेखक के हस्ताक्षर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा MICR चेक, यानी कि देखो जब चेक होता है ना, चेक, ये जो चेक है आपका, ठीक है, इसमें एक हल्की सी छोटी सी जगह रहती है, जो मैंने आपको चेक का नमूना दिया है वहां पे भी है, तो यहाँ पे ना चेक की संख्या लिखी रहती है कि चेक संख्या कौन सी है। तो जी अगर यदि लेखक के हस्ताक्षर इस संख्या को क्रॉस करते हैं या इस जगह पर आ जाते हैं ना, तो वो चेक कैंसिल कर दिया जाता है, यानी कि जो संख्या होती है इस पर भी लेखक के हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है धनराशि, मोस्ट इंपोर्टेंट, जितने भी आपको पे करने हैं, यदि आपने अंकों को, जैसे आपने अंकों में लिखा है और शब्दों में लिखा है, तो ये दोनों मैच होने चाहिए, ये नहीं कि आपने अंकों में तो 5,000 लिख दिए और शब्दों में 10,000 लिख दिए,
ठीक है, तो ये मान्य नहीं होगा और आपका चेक कैंसिल हो जाएगा, तो याद रखना। और ये आते हैं एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट हमारा चेक के प्रकार। चेक के प्रकार कौन कौन से चेक होते हैं? वाहक चेक, अदिश चेक यानी कि ऑर्डर चेक, फिर होता है खुला चेक, ओपन चेक। नेक्स्ट हमारा नागरिक चेक, डिसऑनर चेक, फिर होता है हमारा रेखांकित चेक। ठीक है, 5 टाइप्स होते हैं हमारे चेक के। वाहक चेक एग्जाम में आता है, जब मेरे 10th क्लास का एग्जाम था ये क्वेश्चन आया था, तो मैं पढ़कर तो गई नहीं थी, तो फिर मैंने ऐसे ही, मतलब इसका नाम है ना वाहक चेक, तो अपने आप से ही एक डेफिनेशन लिख दी, वह चेक जिसका भुगतान वाहक को किया जाए, ऐसे ही लिखा है। और एग्जाम और फिर आकर देखा बुक में, ये बिल्कुल सही डेफिनेशन थी। तो किसी किसी का ना किसी क्वेश्चन का जो आंसर होता है ना वो क्वेश्चन में छिपा होता है। जैसे ही वाहक चेक है, इसके नाम से पता चल रहा है किस तरह का चेक है, वह चेक जिसका भुगतान उसमें लिखित व्यक्ति या वाहक को किया जाता है। ठीक है, तो जब ये एग्जाम में क्वेश्चन आया, मैंने पढ़ा नहीं था, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये पढ़ा तो था नहीं मैंने, तो ये मैंने ऐसे ही अपनी तरफ से ऐसे ही कर दिया, बट इसका आंसर सही निकला था। ठीक है, तो वह नाम से इसका पता चल रहा है कौन सा चेक होता है, वो वाला चेक जो किसी लिखित व्यक्ति या वाहक जो उसने भेजा है वाहक को दिया जाता है। ठीक है, फिर है हमारा अदिश चेक यानी कि ऑर्डर चेक, ये सेम ही होते हैं दोनों। चेक का भुगतान चेक में लिखित व्यक्ति जिसका नाम जिसका नाम ग्राहक ने चेक में लिखा है या उसके आदेशानुसार अन्य व्यक्ति को दे दिया जाता है। नेक्स्ट हमारा खुला चेक, ओपन चेक, जिसका भुगतान खिड़की पर किया जाता है, यानी कि जिसका भुगतान बैंक खिड़की पर करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा अनादृत चेक, ऐसा चेक जो अनादृत हो जाता है। यदि आपने इन 6 बातों का ध्यान नहीं रखा और कुछ भी गलती कर दी है तो चेक अनादृत हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम अनादृत चेक बोलते हैं। फिर है हमारा रेखांकित चेक, इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम में इसके बारे में पूछा जाता है। इनफैक्ट अनादृत चेक का ना वो भी दिया जाता है, फॉर्मेट भी दिया जाता है बनाने के लिए। और अनादृत चेक का फॉर्मेट सिंपल होता है, इसमें ना 2 समांतर रेखाएं खींची जाती है और इन समांतर रेखाओं के बीच में ना नाम लिखा होता है कि किसे स्पेशल किसके लिए है ये। ठीक है, तो मोस्टली मैं इसकी डेफिनेशन आज आपको बता रही हूँ। इस प्रकार के चेक का भुगतान बैंक अपनी खिड़की पर नगद नहीं करता, यानी कि इस प्रकार का जो भुगतान चेक होता है उसका भुगतान बैंक नगद नहीं करता। इनफैक्ट वो क्या करता है, जिस व्यक्ति के ऊपर ये चेक लिखा जाता है उसके बैंक में ही जमा कर देता है धनराशि। इसका भुगतान पाने वाले के लिए भुगतान पाने वाला जो भी पेय होता है को वह चेक अपने बैंक में जमा करना होता है और वह बैंक भुगतान लेकर उसके खाते में जमा कर देता है। ठीक है, यानी कि किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता, ये एक तरह से ना बैंक टू बैंक जाता है। ठीक है, यानी कि जिसके लिए लिखा जाता है उसी को ये पेमेंट करना होता है, यानी कि 2 रेखाओं के मध्य, जो समांतर रेखाओं के मध्य जिसका भी नाम होता है, जिसका बैंक का नाम होता है, उसी को ही चेक लिखा दिया जाता है, इसी का भुगतान किया जाता है, यानी कि बैंक टू बैंक ये पे किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पर ये खत्म हो गया है। मैं कल रेखांकित चेक को रेखांकित चेक का ना फॉर्मेट भी आता है, तो रेखांकित चेक के बारे में और ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी और इसकी डेफिनेशंस भी और ज्यादा शॉर्ट आउट कराऊंगी। ठीक है, ये याद रखना क्या क्या होता है। तिथि होती है, डेट पाने वाले का नाम, हस्ताक्षर, परिवर्तन, कटिंग, फिर MICR यानी कि जो वाइट जमा होती है जहाँ पर चेक संख्या लिखी रहती है उस पर हस्ताक्षर नहीं होने चाहिए। धनराशि, फिर चेक के प्रकार मैंने आपको बता दिया, वाहक चेक, अदृश्य चेक यानी कि ऑर्डर चेक, फिर ओपन चेक जिसका भुगतान खिड़की पर किया जाता है। नेक्स्ट हमारा अनादृत चेक और रेखांकित चेक। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मैं आपको आगे की थ्योरी कंटिन्यू कराऊंगी। तो जय हिंद, जय भारत।